तो राइस के कौन कौन से मेजर डिसीजेस हैं? तो सबसे पहले हमारा जो मेजर डिसीज आता है हमारा, वो हमारा ब्लास्ट है। ओके, तो ब्लास्ट जो इसका जो रोगजनक होता है उसका नाम है पेरिकुलेरिया ओराइजी। दूसरा हमारा भूरी चित्ती है, तो भूरी चित्ती को बोलते हैं हम ब्राउस स्पॉट, और इसका जो रोगजनक है इसका नाम है ड्रेम्सलेरा ओराइजी। क्या नाम है? ड्रेम्सलेरा ओराइजी। तीसरा हमारा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है ना, इसका जो रोगजनक है या फिर पैथोजन जो है वो हमारा है जेंथोमोनास ओराइजी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये बात ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ओके, चौथा हमारा है सीट ब्लाइट। तो जो सीट ब्लाइट है इसका जो पैथोजन है या फिर रोगजनक है या फिर रोग कारक है, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम है राइजोक्टोनिया ओराइजी। क्या नाम है? राइजोक्टोनिया ओराइजी, सीट ब्लाइट। पांचवा नंबर पे हमारा है टुंगो डिसीज। तो ये जो हमारा है यह एक वायरस के कारण होता है, इसका नाम है राइस टुंगरो। क्या नाम है उसका? राइस टुंगरो। तो मैं आपको बता दूं कि वायरस डायरेक्ट नहीं अटैक करते हैं, इसको फैलने के लिए कुछ वेक्टर जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे बनाना में जो पनामा बिल्ट होता है, ठीक है, पनामा बिल्ट, तो उसके लिए जो वेक्टर होता है उसका नाम है एफिड। क्या नाम है? एफिड। ओके, और यही हमारा जो अमरूद में जो विल्ट होता है, अमरूद में विल्ट, इसमें कौन लेता है भाग? तो इसमें लेता है वाइट फ्लाई। ओके, अगला जो डिसीज है उसका नाम है खैरा डिसीज। तो खैरा जो डिसीज है ये हमारा होता है जिंक की कमी से। ओके, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लास्ट के बारे में देख लेंगे। तो जो ब्लास्ट है इसका जो रोग कारक है उसका नाम है पेरिकुलेरिया ओराइजी, जो कि एक फंगस है। इसे ग्रीवा बिगलन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीवा बिगलन। ठीक है, रोटन नेक। इस रोग की खोज भारत में 1913 ईस्वी में ईजे बटलर द्वारा किया गया था। ओके, यहीं से हमारे भारत में रोग का जो रोग को नियंत्रित करने का या फिर रोग की शुरुआत हुई थी इधर से 1913 से। पूरे विश्व में यह धान का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसे 75% हानि होती है। यह जो होता है, ध्यान दीजिए कि सिलिकॉन की कमी से भी यह रोग होता है। ओके, अगला है रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण में इस रोग के प्रमुख मुख्य लक्षण जो होते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियां पर शुरुआती अवस्था में क्या होते हैं? छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, जो कि एक नाव की आकार के होते हैं। क्या किस आकार के? नाव के आकार के होते हैं। पुष्पक्रम जो होते हैं, निचले डंठल पर धूसर बादामी रंग के धब्बे बनते हैं, यानी कि जो पुष्प गुच्छ जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं धान के छोटे छोटे, ठीक है, ये बालियां हमारी है। इसके बगल में जो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इन पर बादामी रंग के धब्बे बनते हैं। अगला है, इसमें जो डंठल होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं। जब धब्बे बन जाएंगे इसलिए वो डंठल कमजोर हो जाएगा और वो पूरा पौधा काला पड़ जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। अगला हमारा है रोगजनक। तो इसके लिए रोगजनक कौन सा है? तो पेरिकुलेरिया ओराइजी या फिर पेरिकुलेरिया ग्रीसिया। डिसीज साइकिल देख लेते हैं। तो ये एक बहुचक्रीय रोग है जो कि सीड एंड सॉइल बोन डिसीज के कारण होता है। ठीक है, सॉइल बोन डिसीज यानी कि ये मृदोड और बीजड़, ठीक है, बीजड़ रोग है। पहला हमारा आता है उत्तर जीविता डिसीज साइकिल में। तो यह रोग क्या है? कवक जाल और कोनिडिया के रूप में धान के पुआल जो होते हैं, पैरा जो होता है, उन पर पाया जाता है। ठीक है, इनके जो पैरासाइट होते हैं, रोगजनक जो होते हैं, वो धान के पुआल पे पाए जाते हैं, और या तो बीजों के जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार के जो बीज होते हैं उन पर भी ये स्थित होते हैं, इसलिए प्रॉपर ब्रीडिंग करते हैं। दूसरा हमारा है प्राथमिक संक्रमण। तो प्राथमिक संक्रमण में क्या है कि संपारिवर्क जो हमारी परपोषी होते हैं, या फिर यूँ कहे कि जो कोनिडिया वाला जो प्राथमिक संक्रमण इसमें होता है, कोनिडिया द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा। क्लियर हो जाता है। अगला है द्वितीयक संकरण।
तो ध्यान दीजिए, धान की फसल पर प्राथमिक संकट के द्वारा जब कोनिडिया के द्वारा जब द्वितीय संकट होता है तो उसको द्वितीय संकट बोलते हैं। अगला हमारा है अनुकूल कारक। तो इसके लिए अनुकूल कारक है रात के समय जब 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान जब होता है ना, तो उस समय नमी जो होती है, आर्द्रता, वो कम होती है, तभी ये रोग का फैलाव ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। ओके, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, खेत से रोगग्रस्त पादपों को हटा देते हैं। 2 से 3 साल तक फसल चक्र अपनाते हैं। कितने साल तक? 2 से 3 साल तक। खेत के आसपास के जो खरपतवार होते हैं उनका प्रॉपर बीडिंग करते हैं। नाइट्रोजन का एक कंट्रोल डोज उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं करेंगे, ना ही कम करेंगे, मीडियम रूप से हम उसका करेंगे। ओके, दूसरा हमारा आता है केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में हम कुछ केमिकल का यूज करेंगे, जैसे हमारा सीड ट्रीटमेंट के लिए हम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका? कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद मान लीजिए खड़ी फसल पर स्प्रे करना है तो हम कार्बेंडाजिम या फिर ट्राईसाइक्लोजोल हमारा जो होता है उसका 0.1% का स्प्रे कर देंगे, इससे भी होगा। या फिर हम सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो दूसरा हमारा डिसीज आता है भूरी चित्ती, या फिर इसको बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट। तो ये जो हमारा होता है ये ड्रेक्सलेरा और आईजी के कारण होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट ड्रेक्सलेरा और आईजी के कारण होता है। ओके, या फिर इसको जो ब्राउन लीफ स्पॉट था इसको हम पुराने समय में हम हेलमिंथ्रिस्पेरम और आईजी के नाम से जानते थे, बट अब इस समय क्या बोलते हैं इसको? ड्रेक्सलेरा और आईजी। धान में इस रोग को काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सिसेम स्पॉट, हेलमिंथ्रिस्पेरम, लिप ब्लाइट, सीडलिंग ब्लाइट। तो ऐसे काफ़ी सारे इसके नाम हैं। ओके, ब्राउन स्पॉट के। इसके बाद देखिए इस रोग का जो वर्णन है सबसे पहले ब्रेंडा हे हान द्वारा 1900 में किया गया था, और भारत में यह रोग जो था सबसे पहले 1918 1919 में आया था। इसके द्वारा जो क्या हुआ था कि एक बार बंगाल में 50 से 90% जो फसल नष्ट हो गई थी, इसके कारण 20 लाख लोग मारे गए थे बंगाल में। तो बंगाल में अकाल इसी के कारण पड़ा था, हेलमिंथ्रोस्पोरम और आईजी नामक जो कवक है, इससे एक डिसीज फैला था जिसका नाम है ब्राउन स्पॉट। ठीक है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिसीज। ओके, रोग के लक्षण, डिसीज के कौन कौन से सिम्टम्स है इसके? तो इस रोग के लक्षण प्रांकुश चोल पत्तियों पड़विच, ठीक है, या फिर तुड़ों पर पाए जाते हैं। प्रांकुश जो चोल होते हैं उन पर धब्बे गोल से गोलाकार, छोटे तथा भूरे होते हैं। ये जो धब्बे होते हैं ना, कभी भी धारियाँ नहीं बनाते हैं, तथा पौधों में जो फूट रोट भी नहीं होता है इसमें। अगला है डिसीज साइकिल। तो यह एक मृदोड़ तथा बिजोड़ रोगजनक है जो कि एक बहुचक्रीय होता है। इसमें भी सेम ऊपर जैसे हम आपको बताया हूँ पहला डिसीज में हमने, इसमें ब्लास्ट में मैंने बताया था उत्तरजीविता क्या होता है, ठीक है, प्राथमिक संकट क्या होता है, द्वितीय संकट क्या होता है, इसके बाद फेवरेबल फैक्टर क्या होता है, इसमें आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, अगला है डिसीज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे। पौधों की वृद्धि के समय मृदा शुष्क रखते हैं, मृदा में ज़्यादा नमी नहीं बनाएंगे, ठीक है, ना ही कमी नमी, एकदम संतुलित मात्रा से नमी रहनी चाहिए। ओके, सिंचाई के समय पानी संक्रमित खेतों से जो हमारे सही वाले जो खेत होते हैं उन पे नहीं जाना चाहिए। मृदा में पोटास खाद का उपयोग करके रोग को प्रकोप को कम किया जा सकता है, यानी कि पोटास का खाद का इस्तेमाल करके हम रोग को कम कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में देखिए बारडो मिक्सिस हमारा एक है 5-5-50, जो कि हमारा कापर सल्फेट होता है। क्या होता है? कापर सल्फेट। तो 5-5-50 के रेशियो में हम बारडो मिक्सर का यूज करते हैं, या फिर 0.2% हमारा मैंकोजेब, इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 बार छिड़काव कर देंगे, हमारा ये कंट्रोल हो जाएगा। या फिर हम जो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे IR22, 24, ठीक है, CS13, 45। तो ये सारे हमारे रोग के प्रतिरोधी किस्म हैं। अगला है सीट ब्लाइट। तो सीट ब्लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसको स्किप हम करेंगे, ठीक है। हाँ, रोगजनक का नाम जानते कि राइजोप्टोनिया सोलिनाई है,
और डिसीज साइकिल भी सेम उसी प्रकार से है जैसे ब्राउन स्पॉट में हुआ था या फिर ब्लास्ट में हुआ था। कल्चर मैनेजमेंट भी उसी तरह का से है, और केमिकल कंट्रोल हम कैसे करेंगे, नीम के उत्पाद जैसे जो हमारा नीम जार होता है 0.3%, इसका स्प्रे हम कर देंगे, इसका इस्तेमाल कर देने से या फिर बीजोपचार कर देंगे तो हमारा जो सीड ब्लाइट होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। अगला डिसीज जो है हमारा वो हमारा है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट। यह ध्यान दीजिए कि यह जो हमारा है इसको वाइट विदरिंग डिसीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वाइट विदरिंग डिसीज के नाम से जानते हैं। भारत में इस रोग को सबसे पहले श्रीनिवासन ने और उनके सहयोगियों द्वारा 1999 में महाराष्ट्र में देखा गया था। इसमें सबसे खतरनाक अवस्था होती है क्रसेक अवस्था, इस रोग की हानिकारक अवस्था होती है। ठीक है, और यह जो रोग होता है ना, यह मृदोड़ और बिजोड़ ये दोनों प्रकार का बोले तो रोग है, यानी कि सीड बोर्न के माध्यम से भी फैलता है और सॉइल बोर्न के माध्यम से भी फैलता है। इसके लिए हम ओज टेस्ट करते हैं। अगला आता है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स 3 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ब्लाइट फेस दिखाई देता है, दूसरा हमारा है केसेक, हाँ केसेक स्टेज दिखाई देता है, और अगला हमारा आता है लिप येलोविंग फेस दिखाई देता है। तो ब्लाइट स्पॉट में क्या होगा कि छोटे छोटे कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रकार के थोड़े छोटे छोटे पीले धब्बे बनेंगे। ठीक है, पीले धब्बे बनाएंगे किधर? पत्तियों पर बनेंगे, पीले छोटे छोटे पत्तियों पर धब्बे बनाएंगे किनारों के सिरे पर। ठीक है, छोटे किनारे से स्टार्ट होंगे और पूरे पत्तियों पर फैल जाएंगे ब्लाइट स्टेज में। कैसे के स्टेज में क्या होगा? यह नर्सरी में प्रकट होती है, जो अर्ली जो टिलरिंग जो स्टेज होती है उसके दौरान देखने को मिलती है। और इसका खास बात क्या है कि अचानक ये इसमें विल्टिंग आ जाती है। विल्टिंग का मतलब क्या? सूखापन आ जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है। अगला हमारा है ये लीफ येलोविंग स्टेज। तो इसमें क्या? पत्तियों के पीलेपन की यह तीसरी अवस्था है, ठीक है, जो कि फिलीपींस में देखी गई थी। इसमें कोमल पत्तियां जो होती है वो पीली से या सफ़ेद हो जाती हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।